नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आज मैं आपसे पवनें और चट्टानों पर चर्चा करने जा रहा हूं और ये अपना ओवरऑल लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। पवनें और चट्टान ये अपना लास्ट पोर्शन है। क्लियर? तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा पवन। तो पेज के बीच में हेडिंग डाल दीजिए पवन। इसको आप वाइंड कहते हो और हवाई शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो पवनें हैं, साथ साथ लिखते जाना, नॉर्मल बातें बता रहा हूं। आप जानते हो कि ये जो वाइंड है ये उच्च दाब से, मतलब हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये चलती है पवनें। इनका ये रूप होता है। अब आप ये भी जानते हो, ठीक है, इनकी दिशा तो पता लग गई हमें, लेकिन पृथ्वी का धरातल समतल नहीं है। इसके नीचे लिखिए पृथ्वी का धरातल समतल नहीं है, मतलब प्लेन नहीं है। अब देखिए, यदि प्लेन नहीं है तो इसका मतलब क्या निकला? इसका परिणाम क्या होगा? हवाएं या पवनें अपनी दिशा बदलती रहती है। अपनी दिशा बदलती है। अब देखिए, यदि पवनें अपनी दिशा बदलती है तो इनकी दिशाओं का निर्धारण कौन करेगा? इनकी दिशाओं का जो निर्धारण करेगा ये करेगा कोरियोलिस प्रभाव। याद कीजिए, कोरियोलिस प्रभाव के बारे में बता चुका हूं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो बल होता है या उत्पन्न प्रभाव होता है उसको हम कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें पवनों की दिशा क्या होगी? पवनों की दिशा कह दीजिए, हवाओं की दिशा कह दीजिए, एक ही बात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसमें होती है क्लॉकवाइज। आप इसको कह सकते हो दक्षिणावर्त। और दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? मैं वापस रिपीट कर दूं। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है पवनों की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लियर? ये ध्यान रखें। अब देखिए, आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज क्यों होती है? उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज क्यों होती है? ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। उसमें अब जैसे यहां देखें तो आपको ये पता लगेगा कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण, बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं है। उसके अंदर जो ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन,
मतलब ये इसकी दिशा जो है क्लॉकवाइज है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज है, ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तो ये प्रभाव पैदा होता है। आप लिख दीजिए एक लाइन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल या प्रभाव, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। जैसे पृथ्वी का धरातल समतल नहीं है, ये तो वेल नोन है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे ये कह दे कि यदि पृथ्वी का धरातल समतल नहीं हो तो क्या होगा, तो हवाओं की दिशा क्या होती है? तो समकोण बनाती हुई आगे बढ़ती है, 90 डिग्री बनाते हुए आगे बढ़ेगी। एक छोटा सा यहां पर नोट डाल के लिख दीजिए, यदि पृथ्वी का धरातल समतल होता, प्लेन समतल होता, तो पवनें समकोण बनाती हुई आगे बढ़ती है। क्लियर? इस टाइप के दो क्वेश्चन हमने यहां पर सोल्व कर लिए हैं। एक तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, भाई पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। वैसे कहें तो कोरियोलिस प्रभाव भी कह सकते हैं। दूसरा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि यदि पृथ्वी समतल होती तो पवनों की दिशा कैसी होती? समकोण बनाते हुए आगे बढ़ती। हम आगे बात करेंगे इसकी, जब कई पवनें हैं जो दाब से कैसे प्रभावित होगी। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करेंगे पवनों के प्रकार, टाइप ऑफ वाइंड्स, इनकी बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज के बीच में लिखो पवनों के प्रकार। टाइप ऑफ वाइंड, टाइप्स ऑफ वाइंड। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थानीय पवनें, इसको कहते हैं लोकल वाइंड। दूसरी होती है सामयिक पवनें, इसको कहते हैं पीरियोडिक वाइंड। तीसरी होती है प्रचलित पवनें, इसको कहते हैं प्लेनेटरी वाइंड। देखिए, स्थानीय पवनें जो होती है, भाई स्थानीय है, किसी स्थान विशेष की बात करेगी यह एक बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब देखिए, ये चीज़ें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में करते हैं जब हम महाद्वीप वगैरह करते हैं। जैसे मैं एक स्थान, छोटे क्षेत्र की बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो लू हवाएं हैं, ये जो गर्म हवाएं होती हैं, ये आपके उत्तरी क्षेत्र में चलती है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में चलती है। तो ये स्थानीय पवनें होगी। हरमट्टन हो गई, ये सारा मरुस्थल से संबंधित है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वहां बन जाते हैं, तो यहां इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लाइन लिख दीजिए, ताप व दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होती है।
अब इसमें इतना ही काफी है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सामयिक पवनें। इनकी दिशा मौसम या समय के आधार पर बदल जाती है। अब देखिए, इसको आप वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन दो पार्ट में बांट दीजिए, बस ज़्यादा इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो होती है मानसूनी पवनें, इनको मानसून वाइंड बोलते हैं। दूसरी है स्थल व समुद्र समीप, इसको कहते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। अब देखिए, ये मानसूनी पवनें क्या होती है। देखिए, मौसम पे डिपेंड करेगा, गर्मी में और सर्दी में। तो गर्मी में तो ये जो चलती है ये समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, जबकि सर्दी में ये स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। इसमें इतना ही काफ़ी है। और ये जो स्थल व समुद्र समीर है, ये समुद्री तट के पास होती है। ये आप कह सकते हो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी, समुद्र के आसपास का जो 20 से 30 किलोमीटर का जो चौड़ा क्षेत्र होता है, उसमें होता है। अब इसमें भी जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे भी स्थल से समुद्र की तरफ कौन सी पवनें जाती है। अब इससे जो जाती है ये होती है स्थल समीर। इसको हम मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसी पवन जो स्थल से समुद्र की तरफ जाती है उसे हम स्थल समीर कहते हैं। और उल्टा कर दो, जो समुद्र से स्थल की तरफ जाती है इसे समुद्र समीर कहते हैं। आप देख रहे हो, ये बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। और आप इसी रूप में इसको लेके चलें, इस पर ज़्यादा गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम करें तो इसके लिए आप कह सकते हो कि ये रात के समय होती है ऊपर वाली, और ये दिन के समय होती है, ये कह सकते हो। जैसे मैं लैंग्वेज में कहूँ, दिन के समय समुद्र से स्थल की तरफ चलने वाली पवनों को हम समुद्र समीर कहते हैं। दूसरी बात, रात के समय स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाले पवनों को हम स्थल समीर कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं, इन पर ज़्यादा गौर ना करें, चाहे इन पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर। हाँ, ये जरूर वाइड एरिया है, लेकिन ये तभी पढ़ा जाता है जब हम किसी क्षेत्र विदेश महाद्वीप वगैरह को पढ़ते हैं। ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वहीं पर ये सही रहता है, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और टॉपिक के अंदर ही डालना पड़ता है, इसको अलग से नहीं कर सकते हम इसको। क्लियर। तो इन दोनों को आप लाइट ले सकते हो। क्लियर। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रचलित पवनें, इन्हीं पे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। मतलब मैं कहूं 95% क्वेश्चन यहां से उठते हैं, प्रचलित पवनें। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज के बीच में लिखना प्रचलित पवनें। इंग्लिश आपको पहले लिखा चुका हूं, प्लेनेटरी वाइंड्स। इसको भूमंडलीय पवनें भी बोलते हैं। ये जो होती है ये वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है। पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती है।
अब इसको करने ये बहुत सारी पवनें होती है, जैसे आपने कई बार नाम सुना हो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें। ये जो पवनें होती है ये सारी पवनें आपकी प्रचलित पवनें होती है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए जो मैंने पिछली सीरीज में जो मैंने आपको वायुदाब पेटियां कराई थी उनका इसमें योगदान होगा। क्लियर? तो यदि वो वायुदाब पेटियां आपने नहीं पढ़ी है तो ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आपको जो पिछली सीरीज की जो वायुदाब पेटियां हैं, एयर प्रेशर जो प्लेट्स मैंने कराई थी, उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर ये अधूरी है। क्लियर? तो साथ साथ एक डायग्राम बनाते जाइए। ये अपनों ने क्या था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सारी बातें अपनों ने की थी, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। क्लियर? देखिए हमने 0 डिग्री किया था, ये इसको 0 डिग्री चलो यहां लिख दीजिए, और 0 से 5 के बीच में अपनों ने एक क्षेत्र लिखा था, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र ये लिखा था ना अपनों ने। यहां लिखने नहीं जा रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर सिर्फ मैं एक ही बात करूंगा कि यहां कैसी स्थिति है, निम्न दाब की स्थिति है इधर, बस मैं यही बात करने जा रहा हूं। क्लियर? ऊपर वाला जो एरिया है आप कह सकते हो 30 डिग्री वाला एरिया, याद कीजिए ये उच्च दाब का क्षेत्र था, किया था ना अपनों ने, हाई प्रेशर। क्लियर? और फिर अपनों ने ऊपर की तरफ एक 60 डिग्री वाला क्राइटेरिया किया था, याद कीजिए, किया था ना, ये निम्न दाब था। और ऊपर की तरफ जो ये पोलर वाला रीजन है, ये अपनों ने इसी तरीके से वहां लिखा था। यहां भी कैसी स्थिति थी, उच्च दाब की स्थिति थी। चलिए, और सेम यही पोर्शन यहां चलेगा। ये 30 डिग्री वाला है, ये 60 डिग्री, और ये पोलर वाला। तो वही चीज है, ये कैसी स्थिति है, उच्च दाब। ये कैसी स्थिति है, इसकी उच्च दाब है और इसकी निम्न दाब है। क्लियर? अब देखिए थोड़ा समझने की दृष्टि से, चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको आप भी ऐसे ही कर लीजिए, साथ साथ थोड़ा ध्यान रहेगा। उच्च दाब को थोड़ा डार्क कर दीजिए, उच्च दाब का जो क्षेत्र है उसको डार्क कर दीजिए। एक ये रहा उच्च दाब का क्षेत्र, इसको डार्क कर दो। तो जो भी हमने उच्च दाब का क्षेत्र किया है उसको हमने डार्क किया है। अब आप देखिए हवाएं कैसे चलती है, वाइंड कैसे चलती है, पवन कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। क्लियर? यही हम पहले कर चुके हैं इसको। अब देखिए ये जो पवनें चलेगी, ध्रुवीय पवनें, ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगी और ऐसे चलेगी। इनको हम कहते हैं ध्रुवीय पवनें, पोलर वाइंड बोलते हैं इसको। क्लियर? ये ऐसे चलेगी, ध्यान से बनाना इसको, ऐसे ऐसे होगी, पोलर वाइंड होगी। और सेम यही बात यहां नीचे होगी। क्लियर? ये क्या होगी, यहां मैं इंग्लिश लिख देता हूं, पोलर वाइंड, ध्रुवीय पवनें, पोलर वाइंड। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से इंग्लिश, ये ऐसे होगी, ये इनकी दिशा बता रहा हूं। क्लियर? अब देखिए ये निम्न दाब है, ये पवनें ऐसे चलेगी, इनको कहते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें हिंदी है, और ये ऐसे चलेगी,
इनकी दिशा ऐसे होगी। क्लियर। और यहां जब हम कहेंगे, इस स्थिति में हम बात करेंगे तो यहां भी क्या होगी, पछुआ पवने, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज बोलते हैं, वेस्टर्लीज वाइंड कह सकते हो। क्लियर। इनकी दिशा ऐसे होगी। क्लियर। मैं एक दिशा के बारे में आपको बता दूं, यह आपको हर किसी में लागू करना है। जैसे मैं आपसे कह दूं पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, यदि मैं कहूं दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशाएं क्या होती है, तो अब देखिए ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। क्लियर। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट, और ये कौन सा हो गया, ईस्ट साउथ। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि पछुआ पवनों की दिशाएं क्या होगी दक्षिणी गोलार्ध में, पछुआ पवनों की जो दिशाएं होगी दक्षिणी गोलार्ध में, वो उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी होगी। ये ध्यान रखना, ये लिखाऊंगा नहीं, यहां पे क्लियर हो रही है सारी बातें। इसी तरीके से इनकी दिशाएं भी आप निकाल सकते हो। अब इनकी दिशाएं ये ऐसे हैं, कैसे निकालोगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशाएं कैसी होगी, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी। क्लियर। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये लिखने वाली बातें नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो रही है। क्या मैं ये मान लूं कि ये बातें आपके क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। डायग्राम में लिखिए सारी चीजें, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। डायग्राम याद होना चाहिए। डायग्राम याद है, फिर चाहे आपसे वो दिशा पूछ ले, चाहे कोई नाम पूछ ले, चाहे देशांतर पूछ ले। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि पछुआ पवने कौन से देशांतर नहीं, माफी चाहूंगा, अक्षांशों के बीच में होती है पछुआ पवने, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में, देख लीजिए, चाहे ग्रीन कलर में जो बताई है मैंने, पछुआ पवनों किन अक्षांशों में बहती है, चाहे उत्तरी गोलार्ध है चाहे दक्षिणी गोलार्ध है, 30 डिग्री से 60 डिग्री। दिशा कौन सी है, ये रही। अब दिशा बताने नहीं जा रहा हूं, ये दोनों बातें आपकी क्लियर होगी। जैसे आपसे कह दूंगी पोलर वाइंड कहां से कहां तक बहती है, पोल से या 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ। दिशा आप खुद निकाल लीजिए। क्लियर। जैसे मैं इसकी दिशा निकालूंगा, ये दिशा है इसकी, तो ये कौन सी हो जाएगी, साउथ, दक्षिणी पूर्वी से नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। तो दिशाओं के रूप में उलझना नहीं है, दिशाएं सामने हैं आपके। डायग्राम याद है तो दिशाएं याद है, उसको अलग से लिस्ट बना के नहीं करना जैसे कई बच्चे करते हैं। ये ध्यान रखिए। क्लियर। अब देखिए यहां से यहां जो है ये है व्यापारिक पवने, इनकी दिशा ऐसे होगी। और यहां मैं इंग्लिश लिख देता हूं, व्यापारिक पवनों को ट्रेड वाइंड बोलते हैं ये, और इनकी दिशा हो जाएगी ऐसे। क्लियर। ये ट्रेड वाइंड होती है, व्यापारिक पवनें होती है। क्लियर। अब देखिए इतना तो आप समझते हो, ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। हवाएं चल रही है दोनों में, कोई समस्या नहीं है, दिशा वगैरह अक्षांश वगैरह सब वही है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होती है, इस कारण से हवाएं तेज और तूफानी होती है। यहां पे लिख दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होगी, पवन जो होगी, तेज होगी और तूफानी होगी। कारण स्थल की कमी, पानी का क्राइटेरिया ज्यादा है यहां पर, इस कारण से स्थल की कमी।
दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो होगी तेज होगी, तूफानी होगी, क्योंकि वहां पर स्थल की कमी होती है। क्लियर। अब मैं 2-3 बातें आपको लेके चल रहा हूं। जैसे हम कहें ये 30 डिग्री है, इधर एक पोर्शन और है 40 डिग्री, इधर एक पोर्शन और है 50 डिग्री। ध्यान रखना ये स्थिति केवल दक्षिणी गोलार्ध के लिए है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं तेज होती है और तूफानी होती है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में ये स्थितियां पैदा नहीं होती है। जैसे ये जो 40 डिग्री वाला क्राइटेरिया है, इसे हम कहते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा बोलते हैं इसको। रोरिंग 40s बोलते हैं इसको, गरजता चालीसा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गरजता चालीसा है क्यों है गरजता चालीसा? क्योंकि हवाएं तेज होती है, तूफानी होती है। अब ये जो गरजता चालीसा है, इसकी जो मुख्य स्थिति है, मुख्य स्थिति मैं मेन स्थिति बता रहा हूं, हालांकि और भी होती है इसकी, दक्षिणी हिंद महासागर। एक बार यही पूछ लिया था, दक्षिणी हिंद महासागर इसकी मेन स्थिति है। क्लियर। एक चीज और होती है गरजता चालीसा में, एक मात्र राजधानी कैपिटल जिनसे ये हवाएं गुजरती है, एकमात्र राजधानी जिनसे ये हवाएं गुजरती है, ये है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, और ये जो वेलिंगटन है, ये है विश्व की दक्षिणतम राजधानी। विश्व की विश्व में की मत करो, की तो फिर न्यूजीलैंड की है ये। क्लियर। आप कह सकते हो साउथेरियन कैपिटल इन द वर्ल्ड वेलिंगटन होती है, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए जो 50 डिग्री है, इसको कहा जाता है प्रचंड 50। आप कह सकते हो फ्यूरियस 50। और ये जो 60 डिग्री है, इसको कहा जाता है चीखता साठा, श्रीकिंग 60s। इसको 50s कर दीजिए। और ये चीखता साठा है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है आपको। गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता साठा, इंग्लिश वगैरह सब आपके सामने है। मैं क्वेश्चन बताता हूं, आपसे पूछता है गरजता चालीसा है, ऑप्शन में देता है उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश की स्थिति, या उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवनें या पश्चिमी पवनें। इस तरीके से पछुआ पवनों को पश्चिमी पवनें भी बोलते हैं, लिख देना ये। दूसरा कहता है दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पश्चिमी पवनें, तो फिर ये दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हो जाएगी, ध्यान रखना। वैसे पूछे 40 डिग्री पर होता है, ये 50 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री कैसे भी आ जाए। क्लियर। इनको प्रचंड, चीखता, गरजता, ये शब्द क्या है? प्रचंड है, गरजता है, चीखता है, श्रिंकिंग है, फ्यूरियस है, रोरिंग है। ये शब्द किसको प्रेजेंट करते हैं? ये तेजपन को प्रेजेंट करते हैं, एक तूफानी को प्रेजेंट करते हैं। और ये कंडीशन जो होती है केवल दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ये हम पहले कर चुके हैं। ये रही बात सारी अपनी। क्लियर। तो दोस्तों, ये जो अपनों ने पढ़ा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पवनों के संदर्भ में। और जो अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, वो आपके ध्यान रहे ना रहे उसकी एक बार छोड़ दीजिए। ये है
95% जो क्वेश्चन बनते हैं पवनों पे, वाइंड्स पे, हवाओं पे, वो यहां से बनते हैं। कैसे भी पूछ सकता है, दिशा पूछ सकता है, स्थिति पूछ सकता है, व्यापारिक पवनें क्या होती है। क्लियर? कुछ भी आपके सामने है, दिशा भी आपके सामने है, अक्षांश भी आपके सामने है, स्थिति भी आपके सामने है। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति ये रही, दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति रही, इंग्लिश शब्द भी आपके सामने है। अब इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से धार दे सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब नहीं करोगे ये तो आपकी अपनी समस्या है, उसका तो मैं कैसे निवारण करूं। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एस्ट्रोनॉमी का लास्ट टॉपिक चट्टान लेकर आ रहा हूं, और इसमें भी आपने बहुत गंभीरता से इसकी तैयारी करनी है, और जैसे बताऊं वैसे करनी है, अलग तरीके से नहीं करनी। जैसे बता रहा हूं उसी ले में आप चलते जाइए, आपको हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने का पूरी संभावना होगी आपकी। क्लियर? तो पेज के बीच में लिखिए चट्टान, इसको शेल भी बोलते हैं। रॉक। देखिए हम इसका विभाजन करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे इसका, और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। बहुत सारी चट्टानें होती है, हालांकि खनिजों से बनती है, लेकिन इनकी प्रक्रियाएं थोड़ी अलग हो जाती है। अब देखिए, यदि हम कहें इसके निर्माण की बात करें, एक या एक से अधिक खनिजों से पृथ्वी की क्रस्ट एक बात और कीजिए, इसका जो अध्ययन है, चट्टानों का अध्ययन, ये कहलाता है पेट्रोलॉजी। ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, कई बार सीधा पूछ लेते हैं पेट्रोलॉजी क्या होती है। अब देखिए, यदि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम इसकी उत्पत्ति को देखें और इसको डिवाइडेड करें, तो 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक होती है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें। ये जो अवसादी चट्टान है, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। आप इसको ये भी कह सकते हो कायांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, अवसादी या परतदार चट्टानें। एक बार तो यही पूछ लिया था, परतदार चट्टानें कौन सी होती है? अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टान। इसको आप प्राथमिक चट्टान कह सकते हो, प्राइमरी रॉक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो भी आपको शब्द जैसा लगे, इसको आप गंभीरता से लेकर तैयार रखें। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा
देखिए इसका जो निर्माण होता है ये मैग्मा और लावा से होता है। अब मैग्मा और लावा जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित होते हैं। तो आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित कौन सी चट्टानें होती है, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित। अब देखिए ये दो प्रकार की होती है, एक क्रिस्टलीय होती है और एक अक्रिस्टलीय होती है। क्लियर? एक इसमें परतें नहीं पाई जाती है, लेयर्स नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, फोसिल्स बोलते हैं इसको। ये आया हुआ है कौन सी परतों में जीवाश्म, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये जीवाश्म जो पाए जाते हैं इनमें पाए जाते हैं, अवसादी में, इसमें नहीं होते हैं। अब देखिए ये कौन कौन सी होती है, जैसे ग्रेनाइट, ज्यादा ये पूछा जाता है, ग्रेबो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेशिया, टफ। तो ये सारी आग्नेय चट्टानें होती है। अब देखिए ये जो अवसादी चट्टानें होती है ये पहले से या आप सीधा लिख दीजिए निर्माण। पहले से उपस्थित चट्टानों के शरण से, ये जो शरण शब्द है इसका मतलब होता है रिसना। आप कई किताबों में तो ये भी लिखा होता है आग्नेय चट्टानों से बनती है, ये भी लिख देते हैं कई बार। तो पहले से जो चट्टानें हैं उनमें शरण से मतलब रिसना। जैसे आप ये कह सकते हो कोई भी चट्टान है उससे परतें उतरेगी, उन परतों से जो नई चट्टान बनेगी, बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें मिलकर एक जो बड़ी चट्टान बनाएगी जिसमें रासायनिक क्रिया होगी, उनके माध्यम से इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकृति में बहुत से जो कारक होते हैं उन कारकों के कारण छोटी छोटी चट्टानें बनती है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा आपस में एक ठोस रूप धारण कर लेती है। उसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। क्लियर? लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यांत्रिक कारकों से ही बनती है, रासायनिक कारकों से ही बनती है, कार्बनिक कारकों से ही बनती है, जैसे कोयला। आप सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए। पहले ये बातें कर देते हैं। देखिए इसमें परत पाई जाती है, ओबियसली बात है, नाम ही परतदार चट्टान है। दूसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फोसिल्स बोलते हैं इसको। और आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाऊंगा उन सब में जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर या बालू पत्थर भी कह सकते हो। ये जो बलुआ पत्थर है पानी में नीचे की तरफ पाया जाता है, पानी में नीचे की तरफ पाई जाने वाली चट्टान कह सकते हो। चूना पत्थर कह सकते हो। कोयला, कांग्लोमेरेट, शेल, ये भी एक तरीके की अवसादी चट्टान है। गीजराइट, लोएस, ये अवसादी चट्टानें हैं। महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी। बलुआ पत्थर पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, चूना पत्थर भी पूछ लेते हैं, कोयला पे भी पूछ लेते हैं। अब ये जो रूपांतरित चट्टानें हैं ये कई चट्टानों से में परिवर्तन से बनती है या कई चट्टानों के रूपांतरण से बनती है, ये जिसमें अवसादी चट्टानें भी आती है, आग्नेय चट्टानें भी आती है और खुद रूपांतरित चट्टानें भी आती है। तो एक लाइन लिख दीजिए,
ये कई चट्टानों के रूपांतरण से बनती है। क्लियर? आप ये भी कह सकते हो कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनने वाली चट्टानें, या आग्नेय या अवसादी चट्टानों से बनने वाली, इनमें रूपांतरण से बनने वाली चट्टानें, इनमें परिवर्तन से बनने वाली चट्टानें, ये भी आप इसको कह सकते हो। तो इसको आगे हम जो डिवाइड करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 3 पार्ट्स कौन से हैं इसका अभी अपने बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम यहां से चालू करें। एक चीज और लिख लेना, आप इसको रूप परिवर्तन भी कह सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं सोचोगे रूपांतरण, इसका यहां भी रूपांतरण, यहां भी रूपांतरण। कई चट्टानों के रूप परिवर्तन से बनने वाली चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान रखना। अभी जो मैंने आपको यहां एग्जाम्पल बताए थे, ये सारे याद करने पड़ेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। इनको याद किए बगैर आप चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूंगा, वो ऐसे बनेगा, अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, तो आपके ऑप्शन में दे देगा ग्रेनाइट, ग्रेबू, टफ, बलुआ पत्थर। तो क्या आ जाएगा? बलुआ पत्थर। मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, निम्न में से आग्नेय चट्टान है, निम्न में से अवसादी चट्टान है, निम्न में से रूपांतरित चट्टान है, निम्न में से परतदार चट्टान है, निम्न में से प्राथमिक चट्टान है, और नीचे आपके जो मैंने आपको भी ऑप्शन लिखाए हैं उनमें से देगा। तो क्वेश्चन का जो रूप होगा वो ये होगा। क्लियर? अब मैं जो रूपांतरित चट्टानें अपने अभी की थी, उसके नीचे मैंने आपको लिखाया था भाग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, वहां पर आप लिख लीजिए। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनने वाली चट्टानें, मतलब ऐसी कौन सी चट्टानें हैं, ऐसी कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं, ऐसी कौन सी कायांतरित चट्टानें हैं जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनती है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनने वाली चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनने वाली चट्टानें, ऐसे है ये। क्लियर? अब देखिए, यहां पर आइए, ग्रेनाइट से जो रूपांतरित चट्टान बनेगी वो बनेगी नीस। ध्यान रखना, अब मैं बाद में बार बार नहीं बताऊंगा। नीस क्या है? रूपांतरित चट्टान है। किससे बनी है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट क्या है? अवसादी आग्नेय चट्टानें। क्लियर? बेसाल्ट से सिस्ट, फिर बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनती है। यहां पर सेल से बनती है स्लेट, चूना पत्थर से बनता है संगमरमर, हालांकि संगमरमर और तरीके से भी बनता है। बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट,
कांग्लोमेरेट से भी क्वार्टजाइट, स्लेट से फाइलाइट, और फाइलाइट से सिस्ट। ग्रेबो से सरपेंटाइन। क्लियर? अब देखिए इसमें जो ये नीस है, सिस्ट है, एम्फीबोल्ट है, इधर जो स्लेट है, क्वार्टजाइट है, ये सारी, और ये तो दोनों ही रूपांतरित चट्टानें हैं। ये भी रूपांतरित है, ये भी रूपांतरित है, ये भी रूपांतरित, ये भी रूपांतरित, ये भी। ये जो 6 या 7 जो है, ये है रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। क्लियर? और ये आपकी अवसादी चट्टानें हैं, ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ग्रेनाइट से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, नीस। बेसाल्ट से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, सिस्ट। चूना पत्थर से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, संगमरमर। संगमरमर है रूपांतरित चट्टान। क्लियर? ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने वाइंड और रॉक्स, पवने और चट्टानें, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसी के साथ ही एस्ट्रोनॉमी पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेके चलेंगे, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड होती है, तो उसकी बात हम वहीं करेंगे। आज मैं एस्ट्रोनॉमी के इस पूरे सीरीज को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी कराई है, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी है। इसके अलावा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको कम से कम 15-20 बार 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 पढ़ते जाइए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसको मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है, और यही आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसको डट के पढ़िए, इसके नोट्स तैयार करो, बार बार रिपीट करो। उन बच्चों की श्रेणी में शामिल मत होइए जो कि देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। ध्यान रखें, उन बच्चों की कैटेगरी में आपको शामिल नहीं होना है। लॉकडाउन का पूरा सही इस्तेमाल करना है। जो बच्चे लूडो खेल रहे हैं या कई तरीके के गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, और कल परसों तो मैं देख रहा था एक फेसबुक पे वोटिंग करा रहे हैं, मेरे को कितने लोग पसंद करते हैं, किसको वोट देते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बंद कर दीजिए जी इनको। यदि ज़िंदगी में एक नया इतिहास लिखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बंद कर दीजिए, और इस लॉकडाउन जैसे गोल्डन टाइम का फ़ायदा उठाइए। एक टीचर होने के नाते आपको यही गाइडलाइन करूंगा, नहीं तो ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो आपको अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कड़वी है लेकिन सच्ची बात है, ये ध्यान रखना। और मेरा ऐसा आंकलन है, जितना मैं सर्वे कर रहा हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, जितने मेरे पास कॉल आ रहे हैं, उस आधार पर 80% बच्चे लूडो वोटिंग करा रहे हैं। ये कई गेम है, किस टाइप के ऑनलाइन गेम है उनको देख रहे हैं, यूट्यूब पे फिल्में देख रहे हैं, और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, ये उन बच्चों के लिए भी गोल्डन टाइम है जो बच्चे इस टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं। जो पढ़ने में इसको टाइम, उनके लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि वो बच्चे जो 80% बच्चे हैं वो पीछे हो जाएंगे, और ये जो नए बच्चे हैं ये आगे आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जो कि खुलेगा ही खुलेगा, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। यदि नहीं खुला तो मान के चलना दुनिया ही खत्म है, फिर कुछ नहीं होगा। आराम से सब सामान्य जनजीवन आएगा।
इस तरीके की जो महामारी की घटनाएं हैं, मैं करंट जीके में कभी लेके चलूँगा, बताऊँगा आपको, पहले भी आ चुकी हैं और पहले भी हम उससे निपट चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन जैसी घटनाएं 100 वर्ष के अंतराल पर होती रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रकृति है। हमने प्रकृति को परेशान किया है तो प्रकृति हमसे एक बार बदला तो ज़रूर लेगी और कुछ न कुछ तो समझाएगी। और ये लॉकडाउन हमें कई बातें सिखाता भी है। अब कौन कौन सी बातें सिखाता है ये कभी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपके लिए जो है ये गोल्डन टाइम है, इस समय का सदुपयोग करो, बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़िए, फार्मूलों को याद कीजिए, सारा समय पढ़ने में लगाइए। और जैसे ही आप ये लॉकडाउन खुलेगा, मान के चलना आपके एग्ज़ाम की डेट आपके आसपास ही देखने को मिलेगी और फिर कहोगे 1 महीना टाइम और मिल जाता तो मैं ये कर देता, 2 महीने का टाइम मिल जाता तो मैं ये कर देता। क्या करें, टाइम नहीं है। तो टाइम यदि आप मांग रहे हो ना, तो ये लॉकडाउन का टाइम आपके लिए ही है। जितना जी सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए और यही टाइम आपको कामयाबी दिलाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो दोस्तों, एक टीचर होने के नाते इस समय का सदुपयोग करो। मैं वापस रिपीट करूंगा, लॉकडाउन स्टूडेंट के लिए गोल्डन टाइम है, बशर्ते वो इस्तेमाल किस तरीके से करता है। क्लियर? तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।